नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकुल गंगवार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये वीडियो का हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले भी हम पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं। पता होगा हम क्या कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने यूपी बोर्ड क्लास 10 के आंसर पेपर करना चालू किया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने टोटल विकल्प के क्वेश्चन किए थे। पार्ट 1 में किए थे विकल्प 1 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर पार्ट 2 में किए थे हमने सभी 2 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। आज है हमारा पार्ट 3। इसमें इस सेट के सभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। नंबर 3 से चालू होता है ये, और कोई क्वेश्चन लिखा होगा, उसके अथवा में एक क्वेश्चन लिखा होगा, तो नंबर डाल के क्वेश्चन ऊपर होगा, एक नीचे होगा, बीच में लिखा होगा अथवा। चाहे ऊपर को कर लो, चाहे नीचे वाला कर लो। अथवा का मतलब होता है कोई एक, इसका मतलब होता है कोई एक, यानी दोनों में से कोई एक करना होता है। तो इस तरह से अथवा और ये सब लगभग 6 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, जिसमें सबसे पहला होता है 6 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे अच्छी बात, जब भी हिंदी वालों को ऐसा सवाल आएगा चैप्टर नंबर 3 का हो, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 में ही एक साथ 3.1, 3.2, 3.3 में ऐसे सवाल है, करना क्या होता है हमें इनमें, जो लास्ट में पूछा गया होगा, जो लास्ट में पूछा जाता है, उसी को एक्स वाई मान लेते हैं। अगर एक्स मानने से काम चलेगा तो केवल एक्स से कर लेंगे, जो दो घात समीकरण में हम सवाल पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अगर एक्स और वाई दोनों से बनेगी समीकरण तो एक्स और वाई दोनों मान लेंगे। हमसे कहा गया भिन्न ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। हल करना है हमें इसका। कोई भी भिन्न अगर लिखोगे तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश को ऊपर लिखा जाता है, हर को नीचे। कोई भिन्न होगी वो लिखी जाती है अंश बटे हर में। हमारे पास ना कोई अंश दिया है ना कोई हर दिया है, तो हम अंश को भी कुछ मान लेंगे और हर को भी कुछ मान लेंगे। जैसे हम क्या मान रहे हैं बेटा, माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। हमने भिन्न मानी, भिन्न क्या होती है बेटा, अंश बटे हर। अंश को x मान लिया और हर को मान लिया y। अब हमारी भिन्न बनेगी क्या, तो हमारी जो भिन्न है वो हो जाएगी भिन्न बराबर, ऊपर होता है अंश, बटे में लिखते हैं हर। अंश हमने x माना है, हर माना है y, तो हमारी जो भिन्न है वो हो जाएगी x बटे y। आगे ऐसे सवालों में हमेशा दो शर्तें दी होंगी। इसमें एक शर्त दी है बेटा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ये पहली शर्त हो गई कि अंश में से अगर एक घटाएंगे तो भिन्न हो जाती है 1/3। इसका मतलब एक घटाने पर भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। फिर इसके बाद नीचे दूसरी शर्त दी है कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये दूसरी शर्त है कि अगर हर में 8 जोड़ देंगे तो जो वो भिन्न है वो हो जाएगी 1/4। हम दोनों शर्तों से सवाल करेंगे। सबसे पहले जो पहली शर्त है उसको लिख देंगे, फर्स्ट शर्त। क्या दी है फर्स्ट शर्त, कि जब उसके अंश में एक घटाया जाए, यानी कि भिन्न हमारी है बेटा x बटे वाई, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। हमसे कहा गया है कि अंश में से एक घटाया जाए, तो अंश ऊपर लिखा है यानी इसमें से एक घटा देंगे। और उसके बाद हर के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो हर जैसा है उसको वैसा ही लिखे रहने देंगे। अगर एक घटाते हैं तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 होने का मतलब है ये बराबर हो जाती है 1/3 की। बराबर का चिन्ह लगा है और तिरछी गुणा करेंगे यहाँ से और बना लेंगे समीकरण। ये 3 की गुणा हो जाएगी x - y से।
3 गुणा x माइनस 1 बराबर, ये 1 की गुणा y से होगी तो y एकम y। 3 की गुणा x से करेंगे हो जाएगा 3x, 3 एकम, पहले x से फिर 1 से, 3 गुणा x से करोगे 3x, 1 से करोगे 3 एकम 3, बराबर में लिखा है 22। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरी शर्त जो है उससे समीकरण बनाएंगे, तो लिख देंगे सेकंड शर्त। क्या दी है हमारी सेकंड शर्त? यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ अंश की कोई बात नहीं की गई है तो अंश को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। भिन्न होती है हमारी अंश बटे में हर, लिखा है हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाती है 1/4, यानी कि बराबर हो जाएगी 1/4 के। जैसे यहाँ आड़ी तिरछी गुणा की थी वैसे यहाँ कर लेंगे, 4 की गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 4x, 1 की गुणा करेंगे y प्लस 8 से, 1 की गुणा किसी से करो जिससे करते हैं वही वापस आता है, तो y प्लस 8 की गुणा जब 1 से होगी तो y प्लस 8 ही आएगा। चाहे तो एक्स वाई वालों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ, तब भी समीकरण बना सकते हैं। तब हम चाहे विलोपन से कर लें उसे, चाहे प्रतिस्थापन से, लेकिन अभी यहाँ पर हम y का मान अलग अलग मिल गया है बिल्कुल, y बराबर 3 माइनस 3x। अगर ये y का मान उठा के हम इसमें रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा, क्योंकि टोटल जो पद है वो x और अचर पद में हो जाएंगे। तो मान लेंगे समीकरण 2। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 1 से उठा के यहाँ रखोगे, समीकरण 2 है हमारे पास में 4x बराबर y प्लस 8, y का मान दिया है 3x माइनस का 3, तो जहां y है वहां लिख सकते हैं 3x माइनस का 3 प्लस का लिखा है 8, x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ, ये प्लस का 3x था, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, बराबर -3 और प्लस का 8। 4x में से 3x घटाएंगे, एक x बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, x का मान निकल के आ गया हमारा 5। अभी जो x बराबर 5 है ये उठा कर रख देंगे समीकरण 1 में, जिससे हमें y का मान मिल जाएगा। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, y बराबर 3x माइनस का 3, y ऐसे ही 3 इंटू यानी गुणा, x का मान 5 दिया है तो 5 लगा देंगे, माइनस का 3, y बराबर 3 पंजे 15 माइनस 3 जैसा था वैसा ही रहेगा, तो यहाँ से y बराबर आएगा हमारा 15 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 12, y का मान 12 आ गया, x का मान 5 आ गया, y 12 और x 5। हमें x और y निकालने थे, दोनों निकल आए, हमें बतानी है बेटा भिन्न, कि भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमने शुरू में ही मानी थी, भिन्न बराबर क्या माना था, भिन्न बराबर है x और बटे में y, तो लिख देंगे भिन्न x बटे y, भिन्न बराबर x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, x बराबर आया 5, 5 रखोगे, y बराबर आया 12 तो 12 रखोगे, तो हमारी भिन्न यहाँ से मिल जाएगी हमें 5 बटे 12, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर समझ में ना आया कुछ भी तो कमेंट में बता सकते हैं, बाकी आप लोग इसे नोट कर लो, मैं एक तरफ हो जाता हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सवाल नंबर 3 हमने नोट कर लिया है, कर लिया था पूरा। सवाल नंबर 3 के 6 नंबर वाले सवाल में सवाल आता है अथवा में, चाहे वो कर लेते चाहे ये, तो हम अथवा वाला भी हल कर ले रहे हैं।
हम दोनों में से कोई एक ही करेंगे पेपर में। तो अभी यहाँ पर दोनों हल कर ले रहे हैं, लेकिन पेपर में जब करना है तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऊपर लिखा होगा, फिर अथवा लिख के एक नीचे लिखा होगा। चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला, करने केवल दो ही, सॉरी एक ही करना है, दोनों में से केवल एक। सवाल है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। जहां उसे चलना था, किसी कारण वो लेट हो गया और 30 मिनट देरी से चला। 30 मिनट यानी आधे घंटे। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में मैंने बताया था, लास्ट में जो पूछा होगा सबसे पहले उसी को एक्स या वाई मान लोगे। यहाँ पर कहा गया विमान की सामान्य चाल बताइए। तो विमान की सामान्य चाल पूछी गई है, तो विमान की सामान्य चाल को एक्स या वाई मान लेंगे। लिखेंगे माना विमान की सामान्य, या इसको निर्धारित भी बोल देंगे, निर्धारित चाल मान लेना बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे लिए दिया गया है कि अगर वह सही समय पर चलता तो वो टाइम से पहुंच जाता, लेकिन उसने क्या किया है, लेट चला है आधे घंटे। तो उसे या तो वो स्पीड बढ़ाए तब समय पे पहुंचेगा, और ऐसा ही किया गया। तो सवाल में लिखा है अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। उसने चाल बढ़ाई तो वो समय पे पहुंच गया। अगर इसी चाल से चलता तो वो समय पर नहीं पहुंच पाता, यानी आधे घंटे लेट हो जाता। तो चाल बढ़ाने पर और चाल को वही रखने पर जो अंतर आया है वो आधे घंटे का अंतर आएगा। अगर वो चाल नहीं बढ़ाएगा तो आधा घंटा लेट हो जाएगा। चाल बढ़ाने पर वो उस आधे घंटे को भी मैनेज कर लेगा और सही समय पर पहुंच जाएगा। तो दोनों में आधे घंटे का फर्क आया है, यानी कि दोनों स्थितियों में हम निकाल देंगे समय। अंतर दिया समय का, तो दोनों स्थितियों में समय निकाल लेंगे। ऐसे सभी सवालों में यही करना होता है, समय निकालो, अंतर दिया हो तो घटा लो, योग दिया हो समय का तो उन्हें जोड़ दो। तो पहली स्थिति कि वह सामान्य चाल से चलता तब कितना समय लेता, उसमें समय निकाल लेंगे। दूसरा, जब उसने स्पीड बढ़ा दी है अपनी 250 किलोमीटर और तेज हो गया है, तब वो कितनी देर में पहुंचेगा। दोनों स्थितियों में समय निकालेंगे। तो पहली स्थिति में चाल दी है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी दी है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। हमें इस पहली स्थिति में निकालना है समय। पहली स्थिति के समय को मान लेंगे t1। एक सूत्र होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये संबंध होता है, हमें निकालना है समय। समय ये है, चाल ये है, समय को यहाँ लाओ चाल की जगह तो चाल पहुंच जाएगी समय की जगह, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो t1 बराबर दूरी दी है हमारे पास 1500 किलोमीटर, चाल हमने अभी मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, समय है घंटे मिनट या सेकंड में आएगा। यहाँ पर सब कुछ घंटे में है तो घंटे में ही लिखेंगे इसे। तो t1 का मान आ जाएगा 1500 बटे x घंटे। अब अगली स्थिति क्या थी, लिखा है उसने अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कि चाल बढ़ाने पर। अब चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। चाल को बढ़ाया है तो चाल बढ़ा दी, कोई नई चाल बनेगी जिसे लिख देंगे हम नई चाल। पहले x थी, 250 बढ़ा दी तो हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी सेम है, कुल दूरी 1500 थी, अभी भी कुल दूरी कितनी रहेगी 1500 किलोमीटर। इस स्थिति में भी हम समय निकाल देंगे। पहली स्थिति के समय को लिखा था t1, यहाँ लिख देंगे t2। समय बराबर वही हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो t2 बराबर
दूरी है हमारी 1500, चाल है हमारे पास x प्लस 250 और समय है तो ये घंटे में आ जाएगा। आगे दोनों स्थितियों में हमें समय का अंतर दिया है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार समय अंतराल दिया है, यानी समय का अंतर दिया 1/2, सॉरी 30 मिनट दिया है। 30 मिनट को आधा घंटा यानी 1/2 घंटा लिख सकते हैं। 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, आधा। आधे को लिखते हैं 1/2। यहाँ पर जब वो धीरे चाल से चलेगा यानी चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। चाल का मतलब हमारी स्पीड होती है गाड़ी की, अगर वो ज्यादा होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड कम होगी तो हम देरी से पहुंच पाएंगे। यानी कम स्पीड पर समय ज्यादा लगता है, ज्यादा स्पीड पर समय कम लगता है। यहाँ पर स्पीड हमारी x है, यहाँ पर 250 और बढ़ गई है तो ये वाली स्पीड ज्यादा है, ये वाली स्पीड कम है। यहाँ स्पीड कम है, वहां पर ये समय कैसा हो जाएगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ स्पीड ज्यादा है यानी तेज भाग रहे हैं तो समय कम लगेगा, तो समय ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर T1 बड़ा है T2 से। अंतर का मतलब होता है घटाना, होता है हमेशा बड़े वाले में छोटा वाला। जब पता होगा हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तभी घटा पाएंगे, तो ये बड़ा है और ये छोटा, तो लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बराबर 1/2 घंटा। T1 दिया 1500/x माइनस T2 है हमारे पास 1500/x प्लस 250 बराबर में 1/2। या आड़ी तिरछी गुणा कर लेंगे, ये 1500 की गुणा हो जाएगी x प्लस 250 से, माइनस का चिन्ह, 1500 की गुणा हो जाएगी x से, बटे वालों की गुणा बटे वालों से। x की गुणा करेंगे हम x से तो ये हो जाएगा x² प्लस x की गुणा 250 से करेंगे तो हो जाएगा 250x बराबर में 1/2 था है और 1/2 ही रहेगा अभी तो। 1500 की गुणा करोगे x से ये हो जाएगा 1500x प्लस, अब 1500 की गुणा होगी 250 से, 1500 की गुणा होगी 250 से, 25 से कर देंगे, जीरो को भूल जाते हैं गुणा करते हुए, तो 25 से गुणा करेंगे 15 की, ये 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, एक जीरो इधर है, दो इधर थे, तीनों जीरो पीछे चिपका दो, माइनस 1500 से और साथ में x, अपन में लिखा x² प्लस 250x बराबर 1/2। 1500x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 375 और 3 जीरो, अपॉन में x² प्लस 250x बराबर में 1/2। भिन्न है दोनों में तो यहाँ पर भी आड़ी तिरछी पहले गुणा करेंगे, 2 की गुणा हो जाएगी ये 375 और 000 से, लिख लेते हैं अगर, ये हो जाएगा 2 गुणा 375 और 000 बराबर ये x² प्लस 250x, अगर एक से गुणा करेंगे, एक से जिसकी गुणा करो जैसा होता है वैसा ही आ जाता है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 250x, ऐसे लिख सकते हैं इसको x² प्लस 250x। ये भी अगर इन दोनों के साथ लाएंगे, ये पहले 2 से गुणा कर लो उसके बाद ले आते हैं, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और एक हासिल का 15, 2 तियां 6, 6 और एक हासिल का 7, 3 जीरो रह गई, ये भी चिपका दो इधर ही, x² प्लस 250x, ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब ये लिखा है इसके गुणनखंड करने होंगे, ये बन गई हमारी दो घात समीकरण, इसके गुणनखंड करने हैं, ये अगर घटाएं तो 250x आना चाहिए, अगर इसके दो फैक्टर करने हैं, लिखा है 75 और लिखे हैं 4 जीरो, 1 2 3 4,
अगर इसके हम दो फैक्टर करेंगे ऐसे कि अगर गुणा करें तो ये लौट के आ जाए, और उन दोनों को अगर घटाएं तो आना चाहिए हमारा 250। क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1000 है, 1000 में से अगर मैं 750 घटा दूं, 1000 में से 750 घटाएंगे तो 250 बचेगा हमारा। और अगर 1000 का गुणा मैं 750 से करूंगा तो ये आ जाएगा पूरा, देखो 75 एकम 75, 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, 4 जीरो हो जाएंगे, बराबर है पूरा। ये लिखा है 7 5 1 2 3 4 जीरो। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 1000 और 750। 1000 में से 750 घटाओगे 250 बचेगा, यानी 250 लाना था घटाने पर। अगर मैं 1000 और 750 गुणा करें तो क्या होगा? 75 एकम 75, 1 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर, टोटल 4 बन जाएंगे। इसका मतलब फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1000 और 750। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 250 की जगह लिख देंगे 1000, सबसे पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी वाली, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, एक्स माइनस 75, 4 जीरो बराबर में भी गए जीरो। ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे, ये हो जाएगा 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस का 7,50,000 बराबर में हो जाएगा जीरो। दो दो के जोड़े बना लेते हैं, जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। इधर से एक्स कॉमन है, बाहर हो जाएगा, दो थे एक बचेगा प्लस का 1000। इधर प्लस है तो इधर भी प्लस बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ जो चिन्ह यहाँ होता है वही अगर यहाँ होता है तो प्लस का चिन्ह कॉमन लेते हैं। अगर चिन्ह हमें बदलना है अगर प्लस का आ गया है या माइनस का है, या यहाँ अगर माइनस का आ गया है या प्लस का है, कहने का मतलब यहाँ जो चिन्ह है उससे अगर अलग है तो हमेशा माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे, 1000 बनाना है यानी कि 75 हटाना पड़ेगा, तो ये 750 भी ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ क्या रखना था? केवल एक्स। 750 एक्स के साथ लगाया तो 750 बाहर ले लेंगे, एक्स प्लस यहाँ कॉमन लेने के बाद सेम ऐसी ब्रैकेट लिख दो उधर, 1000 बराबर जीरो। जो एक जैसी ब्रैकेट है उनको लिख लेते हैं एक बार, और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस का 750 बराबर जीरो। दोनों के बराबर में जीरो कर दो, एक्स प्लस 1000 बराबर जीरो, एक्स माइनस 750 बराबर जीरो। यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का 1000। हमने एक्स मानी थी बेटा अपनी सामान्य निर्धारित चाल, यानी विमान की चाल एक्स मानी थी। एक्स का मान यहाँ आया माइनस का, तो चाल कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो लेना ही नहीं है। ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का, दूसरी साइड में ले जाएंगे प्लस का होगा, एक्स बराबर आएगा बेटा 750। ये प्लस का आया है, एक्स हमने माना था विमान की सामान्य चाल और एक्स का मान आ गया 750। लिख सकते हैं अतः विमान की सामान्य चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें विमान की सामान्य चाल ही निकालनी थी, जो हमने ज्ञात कर ली है। तो ये हमारा 6 नंबर का एक सवाल और पूरा होता है। मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो एक सड़क बना लेंगे पहले, सड़क बना लेंगे 80 मीटर चौड़ी एक सड़क। ये यहाँ से जाते सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर, चौड़ाई मान लेंगे इसकी 80 मीटर। एक सड़क के आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, कहने का मतलब आमने सामने, एक इधर कोने पर एक इधर कोने पर, दोनों कोने पर एक एक खंभा है, एक इधर खंभा और एक इधर, दोनों समान ऊंचाई खंभे हैं। दोनों कैसी ऊंचाई के? समान। जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इस वाले खंभे की है, दोनों समान ऊंचाई के खंभे हैं। अब आगे लिखा है, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, खंभों के बीच सड़क पर स्थित इन खंभों, दोनों खंभों के बीच में कहीं ना कहीं सड़क पर एक बिंदु स्थित है। मान लेना है कोई बिंदु है ये, ऐसे स्थित किसी बिंदु से इन दोनों को खंभों के
शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है शिखर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं पाद। तो ये शिखर है, इसका ये शिखर है। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। एक 60 दिया और एक 30। 60 कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा? ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है। बिंदु मैंने यहाँ लिख दिया। अगर इसके शिखर को देखें तो ये एक शिखर हो जाएगा, यहाँ से इस बिंदु से देखेंगे ऐसे, इसको देखेंगे तो इस बिंदु से देखेंगे इसको ऐसे, दोनों को देख रहे हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखने को बना हो, यानी यहाँ बना होगा ये एक उन्नयन कोण इधर, एक उन्नयन कोण इधर, एक कोण इधर बन रहा है, एक इधर। अब हमें पता लगाना है इसमें से 60 कौन सा है, 30 कौन सा है। 60 वाला बड़ा है, 30 वाला छोटा है। अगर हम मान लो ये मार्कर है, ऐसे खड़ा है, इसके मैं जितने पास हूँ अगर इसके ऊपर देखूंगा तो मुझे गर्दन ज्यादा ऊंची करनी पड़ेगी। यही मार्कर अगर दूर चला जाएगा ऐसे तो मेरी गर्दन थोड़ी सीधी रहेगी। इसका मतलब अगर कोई वस्तु दूर है तो हम उसे आराम से देख सकते हैं, तो एंगल हमारा बनेगा कम। अगर कोई वस्तु हमारे पास है भाई तो हमें सिर बहुत ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, यानी एंगल बनेगा बहुत ज्यादा। ऐसे पीछे को चलते चले जाएंगे, यानी एंगल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये यहाँ से सीधा है, यहाँ खड़े होकर किसी को देखो, कोई देखेगा तो ये गर्दन बहुत ऊंची करके देखना पड़ेगा, यानी एंगल ये वाला ज्यादा होगा। तो ये दूर वाला है, कतई आराम से देख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एंगल कम होगा। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30, एक 60 का हो जाएगा और एक 30 का। आगे हम तक आ गया खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों की पहले यहाँ पर पॉइंट बना दे रहे हैं, ए बी, इसको मान लेना पी क्यू, ये मान लेना बिंदु सी, ये है बिंदु सी। हमें दोनों खंभों की ऊंचाई बतानी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेना खंभों की ऊंचाई h है, लिख देंगे माना दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर है, दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर है। का मतलब ए बी और पी क्यू दोनों बराबर दिए पहली बात तो सवाल में, ए बी बराबर भी h हो जाएगा और पी क्यू बराबर भी h ही हो जाएगा। आगे हमें इन खंभों से बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लेना जो खंभा ए बी है उससे बिंदु सी की दूरी है x मीटर, तथा खंभे ए बी से बिंदु सी की दूरी x मीटर है। यहां से हम दूरी मान ले रहे हैं, वो मान ले रहे हैं x, ये वाली दूरी हो जाएगी x मीटर सी तक। अगर ये टोटल x 80 है, ये हमने x मान ली, पूरी 80 थी, ये x मान ली, तो इधर वाली में से ये जो बचेगी वो 80 माइनस x बचेगी। अगर इस टोटल में से इसको कम कर देंगे तो केवल इतनी वाली बच जाएगी, यानी टोटल है हमारी 80 और इसमें से कम कर देंगे x, तो ये दूरी बच जाएगी हमारी 80 माइनस x मीटर। लिख सकते हैं जो BC है, BC बराबर हो जाएगा x मीटर। उसके बाद बचेगी क्या हमारी CQ, CQ ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। हमें x का मान निकालना है और h का मान निकालना है। दो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों पे पाइथागोरस में लगा सकते हैं, या फिर दोनों कोणों पर हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा अनुपात से सवालों किया जाता है, तो दोनों पर अनुपात लगा लेंगे। दोनों त्रिभुज ले लेंगे एक एक करके। पहले लेंगे ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें लंब के बारे में बताना है और आधार के बारे में। तो संबंध भी लंब और आधार का लेंगे, ये हमने h माना था, इसको h लिख दो, ये भी h माना था, इसको भी h लिख लेंगे। हमने संबंध निकालना है h और x में, तो इसको h और x मान लेंगे, संबंध भी इसी में लगाएंगे। h है बेटा हमारा लंब और x आधार, तो लगाएंगे यहाँ पर लंब बटे आधार, किसका होता है बेटा tan थीटा। ये लाल बटे कहाँ से निकाल सकते हैं इसको, पहला होता है लंब बटे कर्ण
दूसरा आधार बटे कर्ण, तीसरा होता है लंब बटे आधार। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। तो लंब और आधार में संबंध निकालना था तो हमने लिख दिया लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन के। तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। टेन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है यहाँ पर, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब दिया है हमारे पास में h, आधार है हमारा x। टेन 60 का मान होता है बेटा √3, ये सबको याद होना चाहिए, अपॉन में x। यहाँ से हम चाहे h का मान निकाल लेंगे चाहे x का। अगर h का मान निकालेंगे तो h एकम h और x की गुणा हो जाएगी √3 से, तो ये हो जाएगा x √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस वाले त्रिभुज को हल कर लिया, अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू सी, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू सी में यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। संबंध हमें भाई एच और एक्स में निकालना है, इसका मतलब लंब और आधार दोनों ले लेंगे। ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार। तो लंब बटे आधार होता है बेटा टेन थीटा बराबर लंब अपॉन में आधार। थीटा का मान 30 डिग्री है, तो टेन 30। लंब है हमारे पास में एच, आधार है हमारे में एक्स माइनस एक्स। टेन 30 का मान लगा देंगे। टेन 30 का मान होता है बेटा 1/√3 बराबर, ये एच है, एच लिखोगे अपॉन में 80 माइनस एक्स। हर त्रिज्या गुणा कर लेंगे यहाँ पर भी, यह आएगा एच गुणा √3 बराबर 80 माइनस एक्स गुणा एक से करोगे, एक से जिस किसी की भी गुणा कर लो भाई वापस आता है। तो जब 80 माइनस एक्स से एक की गुणा करेंगे तो 80 माइनस एक्स वापस आएगा। यहाँ पर भी एच का मान निकाला था, तो चाहेंगे तो यहाँ पर भी एच का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यह एच गुणा में √3 है, पहले बराबर वाले को लिख लो, और गुणा वाली जो संख्या होती है वो जब बराबर से दूसरी साइड में ले जाते हैं पहुंच जाती है भाग में, तो ये √3 आ जाएगा भाग में। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 को देखो, इधर लिखा है h बराबर x√3, इधर भी लिखा है h बराबर 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, यानी h का मान x√3 लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 से h बराबर x√3 कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ h बराबर रख देंगे बेटा x√3 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जहाँ h है वहां रख देंगे, h की जगह रखेंगे x√3 बराबर में 80 अपॉन में √3 बटे में 1 मान लेंगे इसके, आगे तिरछी गुणा √3 गुणा होगी x√3 से, तो ये हो जाएगा x√3 गुणा √3 बराबर में 80 माइनस का x। √3 और √3 पहले भी बता चुके हैं बेटा, ये अगर रूट वाली एक जैसी संख्याओं की गुणा करते हैं आपस में तो रूट से रूट हट जाता है ये और संख्या बाहर आ जाती है, केवल क्या बचेगा 3। यहाँ √3 की गुणा √3 से करोगे तो हो जाएगा 3 और ये साथ में x है, 3x बराबर में 80 और माइनस का x। x वालों को एक तरफ कर लेंगे, माइनस का x इधर आगे हो जाएगा प्लस का बराबर में 80। 3x में x जोड़ सकते हैं, 3 और 1 4x बराबर में है 80। हमें निकालना था बेटा x का मान। जब x का मान निकालोगे तो केवल x को रोकोगे, साथ में जो है उसे दूसरी साइड में ले जाओगे। साथ वाला अगर प्लस में होता तो माइनस में जाता, माइनस में होता तो प्लस में, ये है गुणा में तो कहाँ जाएगा बटे में। 4 से कर सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, बचेगा क्या 0। x बराबर आ गया हमारा 20, दूरी मानी थी x तो इसे लिखेंगे x बराबर 20 मीटर। x हमने दूरी मानी थी, जो हमारा खंबा था बेटा AB से दूरी मानी थी हमने बिंदु C के बीच की, कितनी थी x बराबर आ गया हमारा 20 मीटर, यानी कि खंबा AB से बिंदु C की दूरी आ गई x 20 मीटर। लिख सकते हैं आता खंबा
ए बी से बिंदु सी की दूरी कितनी आएगी हमारी 20 मीटर। दूसरा खंबा है बेटा पी क्यू, तब हमें क्या निकालनी पड़ेगी सी क्यू, सी की दूरी निकालनी पड़ेगी पी क्यू खंबे से अगर दूरी देखेंगे बिंदु सी की, तो सी की बराबर निकालो। सी की बराबर हमने लिखा था बेटा कितना 80 माइनस एक्स, तो सी की बराबर लिख देंगे 80 माइनस एक्स, एक्स की जगह एक्स का मान लगा दो, कितना आया था 20, तो जहां एक्स है वहां 20 आ जाएगा। सी क्यू बराबर आएगा हमारा 60 मीटर, यानी खंबा दूसरा बेटा पी क्यू से बिंदु सी की दूरी कितनी आ गई हमारी 60 मीटर। एक्स यानी कि बिंदु की दूरी तो निकाल ली हमने दोनों खंभों से। अब हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है। खंबे की ऊंचाई मानी थी बेटा हमने एच, कितनी मानी थी एच, एच निकालने को रह गया। अब एच कैसे निकलेगा, हमें पता है एक्स बराबर है 20 मीटर। समीकरण 1 में देखो लिखा है एच बराबर एक्स रूट 3, यानी अगर एच निकालना है तो हमें केवल एक्स का मान रखना पड़ेगा। जैसे ही एक्स का मान रखोगे एच का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में हम किसका मान रख सकते हैं उठा के एक्स का, तो लिखेंगे एक्स बराबर 20, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी एच बराबर √3 और साथ में है एक्स, एच बराबर √3 गुणा एक्स का मान है 20, एच बराबर आ जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। दोनों खंभों की ऊंचाई भी बराबर है और दोनों खंभों की ऊंचाई हमने मानी थी बेटा एच, एच का मान जो हमारा कितना आ गया 20 √3, तो लिख सकते हैं अतः प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, अतः प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है। खंभे की ऊंचाई निकालनी थी और खंभे से इस बिंदु की, ये बिंदु कितनी कितनी दूरी पर दोनों खंभों से ये निकालना था। दोनों चीजें हमने निकालनी है। तो ये मैं एक साइड से हो जा रहा हूँ और आप लोग इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 का है ये अथवा, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 कर दो या फिर ये अथवा वाला कर दो, नंबर एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे। अगर दोनों कर देंगे तो कोई नंबर मिलने वाला है नहीं, इसलिए चाहे वो कर देना चाहे ये। तो अब चालू करते हैं इसको। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, यानी कि हल। हल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सवाल है हमारा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारा चैप्टर नंबर 9 का है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का। सवाल में दिया है भूमि के एक बिंदु से। इन सवालों में जितना अच्छा चित्र यानी जितना सही चित्र बन जाएगा सवाल उतना सही हो जाएगा। अगर चित्र सही नहीं बना तो सवाल भी सही होने वाला नहीं है। अगर एक बार समझ में ना आए 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं 3 बार। जितने अच्छे से सवाल पढ़ लोगे उतना अच्छा चित्र बना लोगे। लिखा है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेना ये भूमि है, भूमि का कोई बिंदु है ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। इससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भूमि के बिंदु से एक भवन मान ले रहे हैं यहाँ 20 मीटर ऊंचा। ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। अब भूमि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल, इसके ऊपर एक मीनार लगी है। ये भवन है हमारा, इस भवन के ऊपर लगी है एक मीनार। ये मान लेना मीनार लगी है कोई। आगे लिखा है भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर। पहले तल लिखा है फिर शिखर। तल का मतलब होता है नीचे वाला भाग, शिखर का मतलब होता है ऊपर वाला भाग। तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। पहले तल लिखा है तो पहले तल वाला 45 हो जाएगा, फिर शिखर लिखा है तो शिखर वाला हो जाएगा 60। जो पहले लिखा है उसका कोण भी पहले, जो बाद में लिखा है उसका कोण भी बाद में। ये हो जाएगा मीनार का तल। मिला देंगे इसको ऐसे।
ये इंडियन कोण बनेगा जो दिया हमें 45 डिग्री। फिर ये मीनार का शिखर है, शिखर से कोण बनेगा वो दिया हमें 60 डिग्री। ये शिखर से कोण बना देंगे, ये कोण हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। दो कोण बना दिए। हमसे कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इनको दर्शा लो बिंदुओं से। इसको मान लेंगे ए बी सी और इसको मान ले रहे हैं डी। मीनार की ऊंचाई याद करनी है तो मीनार की ऊंचाई को कुछ ना कुछ मान लेंगे। लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये भवन की ऊंचाई अगर मीटर में दी है तो इसको मीटर मानेंगे। भवन की ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में होती तो उसको सेंटीमीटर में मान लेते। h मीटर मान लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी h। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसमें दो त्रिभुज बनेंगे तो हमें दोनों त्रिभुजों को हल करके सवाल को जो भी पूछा गया उसको निकालते हैं। पहले चाहे छोटे वाले को कर लो चाहे बड़े वाले को। एक बार छोटे वाले को हल करते हैं, दूसरी बार बड़े वाले को। तो अभी हम छोटा वाला त्रिभुज हल कर लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है हमारा ये डी बी सी। ये त्रिभुज बनेगा हमारा डी बी सी, ये वाला डी बी सी। तो ये त्रिभुज ले लेंगे हम त्रिभुज डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में थीटा दिया है हमारा 45 डिग्री। डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं। अगर थीटा कहीं 45 है तो उसका लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं वो भी पता लग जाएगा। अगर कहीं तो 45 डिग्री दिखाई पड़ रहा है कोण तो उसका लंब और आधार डायरेक्ट बराबर लिख सकते हो, कतई बिना किसी निसंकोच के। यहाँ पर हमें tan थीटा लगाना है। ज्यादातर सवालों में tan थीटा ही लगाया जाता है। जब तक इस कर्ण के बारे में ना पूछा गया हो तब तक हम tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा होता है हमारा लाल बटे कक्का से। ये होता है पहला वाला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा होता है tan। tan लगाएंगे हम, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे में आएगा आधार। tan थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री लगा देंगे। लंब दिया है हमारे पास में 20, आधार है हमारा BC। tan 45 का मान 1 होता है सारणी से। 20 बटे में BC, इसके बटे में 1 और आड़ तिरछी कर लेंगे गुणा। BC एकम BC, यहां से हमें BC का पहाड़ा याद हो गया। ये 20 एकम 20 तो BC बराबर आ जाएगा 20। लंब 20 दिया था, आधार 20 आया, पहले ही बता चुका था। अगर 45 डिग्री कोण है तो वहां पर हमारा लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। इसे लिख देंगे हम 20 मीटर। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। बड़ा त्रिभुज हमारा बन रहा है ये ए बी सी, तो ले देंगे त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा हमारा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 लिख दोगे। कर्ण के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है तो भाई tan थीटा मानना है, tan थीटा मान लो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा का मान 60 डिग्री है तो 60 लगा देंगे बराबर। लंब यहां पर क्या है हमारा, लंब है पूरा AB, तो AB लिख देंगे। आधार है हमारा यहां पर BC, तो BC लिख देंगे। tan 60 का मान होता है बेटा √3 सारणी से AB। AB में यहां पर दो चीजें शामिल है, एक H शामिल है और एक 20। ये AD भी शामिल है और ये DB भी। DB का मान 20 है और ये H, दोनों मिलाकर बन रहा है पूरा AB। तो H प्लस 20 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे H प्लस में 20 बटे BC। BC का मान हमने अभी निकाला कितना है 20, इसके बटे में 1 और आड़ तिरछी गुणा। H की गुणा करोगे 1 से और 20 की गुणा, यानी H प्लस 20 की गुणा 1 से होगी। एक से किसी की गुणा करो भाई संख्या वापस आती है, तो H प्लस 20 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो H प्लस 20 वापस आ जाएगा। बराबर में 20 की गुणा हो जाएगी √3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 20 √3। हमें H निकालना है, H को रोक लेंगे, फिर बराबर वाले को लिखेंगे और जो साथ में था उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। प्लस का 20 है, दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा ये माइनस का। दोनों पदों में 20 दिख रहा है, उठा लो इसे।
√3, 20 था, निकाल लिया तो बचेगा माइनस का 1। ये आ गया हमारा h का मान। और हमें h हमने मानी थी मीनार की ऊंचाई, सवाल में भी हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, ये हमने निकाल लिया। तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 √3 - 1 मीटर है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ हो जाता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, लिखा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में जो लिखा है वो कहा गया है चित्रानुसार बनाया गया है। कहने का मतलब एक बेलन दिया है, ये ऊपर से भी खोद दिया, इसको नीचे से भी खोद दिया, दोनों साइड खोदकर एक एक अर्धगोला बना दिया, ऊपर से भी एक अर्धगोला, नीचे से भी एक अर्धगोला। और हमें इस पूरे खिलौने का निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो हमारा ये बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, ऊपर से भी खोखल है, नीचे से भी। कहने का मतलब ऊपर से भी खोद दिया है, नीचे से भी खोद दिया है, इसका मतलब ना तो ऊपर कुछ है ना तो नीचे। तो जो बेलन का क्षेत्रफल लगेगा वो लगेगा वक्र पृष्ठीय वाला। फिर ऊपर भी एक अर्धगोला बना दिया, नीचे भी एक अर्धगोला, ना अर्धगोला के ऊपर कुछ लगा हुआ है ना नीचे, ये भी खोदे गए हैं। तो यहाँ पर अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय लगेगा और नीचे वाले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय। बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। उनके लिए जरूरत किस किस चीज की होती है? जो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h), r चाहिए, h चाहिए। उसके बाद दो अर्धगोले हैं, अर्धगोले का हमारा क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसके लिए भी केवल क्या चाहिए, r। दोनों चीजों का मान निकाल लेंगे पहले। यहाँ पर दिया है बेलन की ऊंचाई, जो दिया है वो सब लिख लो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को h से लिखा जाता है। h बराबर दिया है हमारे लिए 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दी है 3.5। बेलन में ही अर्धगोले खोदे गए हैं, ऊपर वाला ही बेलन में ही खोदा गया है। इसका मतलब जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो हम लिख देंगे बेलन की के आधार की त्रिज्या बराबर होगी अर्ध गोले के आधार की त्रिज्या के। त्रिज्या को लिखा जाता है बेटा r से, r बराबर लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आगे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला ऊपर है, एक अर्धगोला नीचे है, दो अर्धगोले इसलिए दो लगा देंगे, और किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr(h) प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर पाई है, इधर भी पाई है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। यहाँ पर r कॉमन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि r का मान दोनों जगह बराबर है। अगर r का मान अलग अलग होता है तब हम
आर को कॉमन नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी दोनों जगह बराबर है तो आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर कॉमन ले लेंगे इसको, 2 पाई और आर, यहाँ से बचेगा एच, 2 बाहर आ गया तो केवल एक बार 2 रह गया, पाई बाहर आ गया, यहाँ आर है 2, एक आर बाहर ले लिया है तो बचेगा हमारे पास एक आर। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी सबके मान रख दो। पाई का मान हमको दिया है बेटा साफ साफ 22/7। आर आर हमारे पास दिए 3.5, तो 3.5 लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट एच, एच का मान 10 है, 2 गुणा आर, आर का मान है 3.5, 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणा में 3.5 बटे में लिखा है 7, ये 10 प्लस 3.5 की गुणा 2 से करोगे, 3.5 का दोगुना कितना हो जाता है 7, ये 7 से 35 काटोगे, पॉइंट लगाया तो पहले पॉइंट लगा लो, 7 पंजे 35, अब आएगा हमारा 44 गुणा 0.5 गुणा 10 में 7 जोड़ोगे हो जाएगा 17, 44 की गुणा कर लेंगे 0.5 से, 5 से करेंगे 5 चौक 20, कहीं भी अगर पॉइंट लगा है तो गुणा करते हुए पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ, पहले गुणा कर लो जो भी संख्या है, पॉइंट को बाद में देखा जाएगा क्या होगा। 5 चौक 20 का 0, वहां से लगेंगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 हो जाएंगे 22। अब देख लेंगे ये दशमलव कितने के बाद है, दशमलव 1 के बाद है, तो यहाँ पर भी 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा 17, पॉइंट के बाद अगर दशमलव है तो उसे हटा सकते हैं। अब 17 से गुणा कर लेंगे हम 22 की, 17 दूनी 34 का 4, यहां से लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 हो जाएगा हमारे पास 37, तो ये आ जाएगा 374। क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर आयतन होता तो क्यूब में लिखते, तो आंसर आ जाएगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आ जाएगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज जानने लायक क्या है, ये जो गुणा की है हमने ये वाली, इस गुणा को और सरल तरीके से कैसे कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन कर सकते हैं। ये लिखा है 3.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो ये 3.5 है, 3.5 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो 3.5 की गुणा 2 से करना है, इसका मतलब दोगुना करना है ना, तो 3.5 का 2 गुना कितना हो जाता है 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 22 गुणा 7 बटे में कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, कितना बच जाता हमारा 22, लास्ट में आके 22 ही बचा है, 3 लाइनों का काम कम हो जाता, 22 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो हम दिमाग लगा के इस तरह से भी कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। बाकी ये सवाल हल हो गया बेटा, इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल हमने कर लिया है, उसके बाद है ये अथवा का 5 के अथवा का सवाल, जो 3, 4 और 5 3 सवाल है, इन प्रत्येक के अथवा में एक सवाल आता है जिसमें से दोनों में से कोई एक करना होता है, चाहे अथवा वाला कर दो, चाहे जिस पर सवाल नंबर पड़ा है वो वाला कर दो, कोई सा कर सकते हैं, नंबर एक ही सवाल का मिलता है, चाहे वाला कर लो चाहे उससे ऊपर वाला। सवाल नंबर 3, 4 और 5वां कर लिया, 5 का सवाल है जो सबसे लास्ट सवाल होगा हमारा, करते हैं इसको जल्दी से बिना किसी देरी के। सवाल लिखा हुआ बेटा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर खड़ा है, इसका मतलब पहले एक अर्धगोला बना लोगे, इसमें एक अर्धगोला है ये, इस अर्धगोले पर खड़े शंकु, इस पर एक शंकु खड़ा कर देंगे ये इस प्रकार से, ये हो गया हमारा शंकु, एक ठोस बन गया हमारा जो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। आगे लिखा है शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी ही त्रिज्या अर्धगोले की है, समान होगी भी क्योंकि एक ही आधार पर खड़े दोनों, तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है,
जो त्रिज्या दोनों में बराबर है वो त्रिज्या दी हमको 3 सेंटीमीटर दी है। कह रहे हैं यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा ठोस है, इसकी ऊंचाई दी हमको 6, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इसका आयतन। त्रिज्या दी है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी ऊंचाई और ये इधर हो जाएगी त्रिज्या। टोटल ऊंचाई दी है हमारे पास कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी। जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या लिख देंगे आप 3 सेंटीमीटर। ये हमको त्रिज्या दे दी है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर मुझे केवल शंकु की ऊंचाई चाहिए, इस शंकु की अगर ऊंचाई चाहिए तो क्या करना होगा, शंकु की ऊंचाई, ये जो अर्धगोले की ऊंचाई है उसको हटा दिया जाएगा, तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई बचेगी। अर्धगोले की ऊंचाई दी है, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर ही होती है, जो कि दी है 3, टोटल 6 है। अर्धगोले की त्रिज्या 3 है, जो कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर रहेंगे अर्धगोले की। तो ये 3 इस 6 में से कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगी शंकु की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई दी है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। हमें चाहिए है शंकु की ऊंचाई, तो निकाल देंगे शंकु की ऊंचाई लिखने से पहले पहले इसकी जो त्रिज्या दी है उनको लिख लो। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है, वो भी दी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले के त्रिज्या के। त्रिज्या को लिखा जाता है बेटा आर से, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आर का मान 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालनी पड़ेगी शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे अब। शंकु की ऊंचाई कैसे लिखोगे, एच से। टोटल ऊंचाई 6 दी है, 6 सेंटीमीटर। अगर इसमें से हम घटा दें कि अर्धगोले की ऊंचाई, तो अर्धगोले की ऊंचाई घटाने पर ऊपर से केवल शंकु की ऊंचाई बचेगी। अर्धगोले की जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर होगी, कितनी हो जाएगी, 3। 6 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमारी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आगे दिया ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस में दो आकृति हैं, एक शंकु है और एक अर्धगोला, दोनों का आयतन लगा देंगे। तो लिख सकते हैं ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है बेटा हमारा 1/3 पाई स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3 या पाई आर क्यूब। आर दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब आर को हम कॉमन ले सकते हैं। इधर भी 1/3 है, इधर भी बटे में 3 है, तो 1/3 भी कॉमन ले लो। पाई दोनों तरफ है तो पाई भी कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो आर 2 बार है, कॉमन ले लेंगे। 1/3 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। इधर से बचेगा केवल एच, प्लस 2 बचेगा इधर, आर लिए हमने 2 कॉमन, यहाँ पर है 3, तो एक आर बचेगा यहाँ पर 1/3। पाई को भी ऐसे ही रहने देते हैं। आर आर का मान हमारे पास दिया बेटा 3, यहाँ लगा स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या या किसी पद पर अगर घात लगी है तो घात का मतलब है वो उतनी ही बार गुणा में है। यहाँ 2 घात लगी है आर पर, इसका मतलब आर 2 बार गुणा में है।
तो आर का मान 2 बार लगाना पड़ेगा। आर का मान है कितना 3, तो 2 बार लिख दो 3 गुणा 3। उसके बाद एच, शंकु की जो एच है वो भी 3 है, प्लस 2 गुणा आर का मान है 3। एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आई गुणा में 3, और इधर 2 तियां 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो लिख सकते हैं 9 तियां 27, और यह है पाई, आयतन है तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारा सवाल नंबर 5 का अथवा वाला था, जिसमें हमें निकालना था ठोस का आयतन। ठोस का आयतन हमने निकाल दिया 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान दिया नहीं है तो लगाने की जरूरत है नहीं, नहीं लगाओगे तब भी आंसर ठीक माना जाएगा, लगा दोगे तब भी सही। 22/7 लगाएंगे, 7 से कट नहीं रहा ये, तो 22/7 तो लगेगा नहीं, लगा दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 भी लगा सकते हो, जो भी करो कर सकते हो। अगर इतना छोड़ देंगे तब भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा सेट बनता 2025 का जो पूरा हो चुका है, जिसके हमने पार्ट 1 में किए थे विकल्प, फिर पार्ट 2 में किए थे 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ये था हमारा पार्ट 3, जिसमें हमने किए 6 नंबर के सभी क्वेश्चन। तीनों पार्ट समाप्त हो गए हैं और पेपर तुम्हारे करीब आते जा रहे हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान देते हुए अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो पुराने साल के पेपर हल कर डालो। मैं एक एक करके करा रहा हूँ हल, सभी वीडियो देखो टाइम से, एक टाइम रख लो कि हाँ इस समय वीडियो देखनी है, सभी वीडियो देख लो, और जिससे कि आपके जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा बोर्ड में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।